Hello, I'm Mahi Bhatt and I welcome all of you to the Right News. Today we have a very well-known cybercrime expert, Mr. Vikas Razdan with us. So we are going to use this session to just deliver some basic and important points to you regarding cybercrime and the security, how you can save yourself from falling a prey to cybercrime. So, hello and welcome to the Right News. So, I'm gonna start with a very basic thing. जैसा कि आप जानते हैं आजकल हर एक कंट्री, हर एक स्टेट, जम्मू कश्मीर में, जैसा कि मैंने अभी पहले ही कहा कि हर एक कंट्री, वर्ल्ड का हर एक कोना, वो आजकल एक मोर ज़्यादा ही डिजिटलाइज्ड वे ऑफ लिविंग की तरफ जा रहा है. लाइक ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज़ लाइक स्टेपिंग अप इन द गेम ऑफ डिजिटलाइजेशन. हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जो कि हमने खुद बनाया है. खुद से ज़्यादा हम उस पर ट्रस्ट करते हैं. अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी चीज़ें जो पर्सनल रहे तो वो बेहतर है, वो हम पब्लिक कर देते हैं. ये तो गलत नहीं है कि हमें इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, बट कहीं ना कहीं ये काफ़ी नुकसानदेह भी है. तो आपका इसके अकॉर्डिंग क्या व्यू है कि मतलब क्या हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खुद से ज़्यादा ट्रस्ट करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही. तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है? इज़ इट अ बून और अ बेन फॉर अस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से इंटरनेट आया है, हमारी कंट्री में आया है, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इंक्रीज़ हो रही है. जो हम अगर पुराने ज़माने की बात करेंगे तो पहले ये होता था कि पोस्टमैन जो लेटर्स था वो घर लेके आता था. जो बिजनेस होती थी वो इन पर्सन होती थी. लेजर बुक्स मेंटेन की जाती थी. और जो हमारी जितनी भी लाइब्रेरीज थी वो हमारी लाइब्रेरीज होती थी, मतलब वहाँ पे हम बुक्स पढ़ने जाते थे. तो वो सारा ट्रेंड चेंज हो गया है. जो अब जितनी भी डिपेंडेंसी हमारी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आ गई है, मतलब इंटरनेट पे आ गई है. तो जितनी हम इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, आपने जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है चाहे वो ऑनलाइन है, तो वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही यूज़ करके चलाए जाते हैं. चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें या अदर सर्च इंजन्स की बात करें या कोई भी चीज़ जो इंटरनेट पे है, वो इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे चलती है. और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मोस्टली जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो उसको यूज़ कर रहे हैं. मींस आप कोई बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हो, आपको हमेशा सुन रहे होते हैं. इट्स ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेके मार्केट में सेल आउट करते हैं. और सबसे पहली बात कि जितने भी आप प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर है या व्हाट्सअप है या इंस्टाग्राम है, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है फ्री सर्विसेज है. इस पे कोई वो चार्ज नहीं लेते हैं. तो जब कोई चीज़ फ्री में है तो आप उनके लिए प्रोडक्ट बन जाते हैं. तो वो प्रोडक्ट कैसे बन जाते हैं? तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो कि हर डिवाइस से अपनी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर करके वो मार्केट में सेल आउट करके वहीं से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं. आप जितने भी इनके ओनर्स है, चाहे वो फेसबुक है, मार्क्स है या और कोई है, अगर आप उनका रेवेन्यू देखेंगे तो वो इट्स इन ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़. तो हाउ दे आर गेटिंग द मनी, हाउ द रेवेन्यू getting generated, it's we that our data is being sold out in the market. तो सबसे पहली बात कि जितना हमारी डिपेंडेंसी इसके पे बढ़ गई है. मोस्टली मैं अगर कोविड टाइम की बात करूँगा, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी है, जो मतलब फिजिकल वर्ल्ड में हम काम करते थे, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई है इस पे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे. चाहे हम स्टूडेंट्स की बात करें या चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें. जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्कूल जाना बंद हो गया, कॉलेजेस में नहीं जा पाते, यूनिवर्सिटीज़ नहीं जा पाते. तो जितना भी उनकी डिपेंडेंसी है वो वर्चुअल वर्ल्ड पे डिपेंडेंट है. उनका जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ गया है. उनकी जो मतलब चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं या अपने टीचर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, तो मोड ऑफ जो मीडियम है वो इंटरनेट है. तो कहीं ना कहीं जो हम देखें तो अगर हम क्राइम की बात करें, साइबर क्राइम की बात करें, चाहे वो फिशिंग अटैक्स हो, चाहे वो साइबर स्टॉकिंग हो, साइबर बुलिंग हो, सेक्सटिंग हो, साइबर वी कैन से साइबर डीप न्यूज़, डीप फेक्स आर देयर. तो ये जितने भी क्राइम्स हैं या रैंसमवेयर अटैक हो, तो इनकी भी मतलब जो रेट परसेंटेज है वो इंक्रीज हो गई है. मैनी फोल्ड इट हैज इंक्रीज वर्ल्ड वाइड. अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करेंगे 600% इंक्रीज इन साइबर क्राइम. हाँ, तो फिजिकल क्राइम तो डाउन हो गया ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम, मगर जो साइबर क्राइम है वो बहुत इंक्रीज हो गया. तो हमें भी एक स्मार्ट एक यूज़र की तरह, जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं, एक स्मार्ट पर्सन, एक स्मार्ट यूज़र की तरह वर्चुअल प्लेटफॉर्म को इस तरीके से यूज़ करना कि हम उन साइबर क्राइम्स का विक्टिम ना बने.
एग्जैक्टली बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। अभी आपने कहा कि फ़िशिंग एक आपने वर्ड यूज़ किया एंड आई थिंक कि जो यंगर जनरेशन उनको काफ़ी नॉलेज होगी कि फ़िशिंग होती क्या है, इसका वो नुकसान वगैरह सब कुछ। बट जो हमारी ओल्डर जनरेशन है, क्योंकि वो अभी इतनी मेन स्ट्रीम नहीं है, क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो क्या आप उनके लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ़िशिंग आखिर होता क्या है? फिशिंग की अगर मैं बात करूंगा कि एक आपको लिंक आ जाता है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या आपके एसएमएस के थ्रू। अगर ये एसएमएस के थ्रू आता है तो हम उसको स्मिशिंग कहते हैं। अगर कभी कोई फ्रॉडस्टर स्कैमर आपको कॉल करके बताता है कि आपका नंबर है या आपका कोई जो पॉलिसी है वो एक्सपायर होने वाली है, या जो आपका आधार कार्ड है उसमें कोई आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, तो आप घर बैठे कर सकते हो। हम केवाईसी फ्रॉड्स की बात करेंगे, आपका बीएसएनएल नंबर बंद होने वाला है तो आप इसको ऑनलाइन एक्टिवेट करवा सकते हैं विदाउट बीइंग गोइंग टू द। उसकी बात करेंगे तो वो लिंक्स उनको भेजे जाते हैं। अगर हम अमेजन एनिवर्सरी की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, या हम जो हमारे सर्विस नेटवर्क प्रोवाइडर्स है, वो कभी आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट होगा कि एयरटेल या जियो इज ऑफरिंग 50 GB ऑफ डाटा, फ्री डाटा ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम, तो वो लिंक्स दिए जाते हैं। तो जिस इंस्टेंट पे आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, यू कैन बी विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम। आपके साथ एक फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकती है, आपके साथ कोई अदर क्राइम हो सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लिंक्स ऑरिजिनेट किए जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं। चाहे हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें कि कुछ एसएमएस सर्कुलेट किए जाते हैं, हम उसको स्पूफ्ड एसएमएस कहते हैं। तो वो उसमें ये कहा जाता है कि आपका टैक्स जो रिफंड है वो आपका पेंडिंग है और आप विदाउट एनी डिले आप उसको भर सकते हैं। उसमें लिंक दिया होता है, तो जब हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो सेम जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट होती है, सेम उसका ही रिप्लिका, उसकी ही फिशिंग वेबसाइट क्रिएट की जाती है। ये उस वक्त ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपको कोई ऐसा एसएमएस आए या ऐसा कोई मैसेज आए या कोई ऐसा मेल आए, ये मेल के थ्रू भी आ सकता है, तो मेल में हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वो स्पैम में चले जाते हैं, वो दिखते नहीं है। तो एसएमएस स्मिशिंग का वो यूज़ कर रहे हैं। एसएमएस के वे से वो आपको एक एसएमएस भेजेंगे प्रिटेंडिंग टू बी फ्रॉम एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो वो ध्यान रखें, कभी भी उन लिंक्स पे क्लिक ना करें। कभी भी अपने जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है, इन लिंक्स पे जो फिशिंग साइट्स है उन पे एंटर ना करें। इवन जो थर्ड पार्टी ऐप्स है, चाहे वो आपकी फ्लिपकार्ट है, चाहे अमेजन है, क्योंकि बहुत सारे डाटा ब्रीचेस होते हैं। अगर हम डोमिनोज की डाटा ब्रीच की बात करेंगे तो रिसेंटली देयर वाज अ डोमिनोज डाटा ब्रीच। बस एक मोबाइल नंबर से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आप कहाँ पे रहते हैं, आपने अभी तक कहाँ पे अपने डोमिनोज एड्रेस डिलीवर कराया है, तो सारी इन्फॉर्मेशन वो वहाँ से हैकर्स, स्कैमर्स लेके वो आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो कभी भी कोई भी आपको कोई लिंक आए तो उन लिंक्स को ओपन ना करें। सो इससे हम बच सकते हैं फिशिंग से। और अभी रिसेंटली भी हमने देखा था कि MIT में ऐसा हुआ था कि उन्होंने, पाकिस्तानी हैकर्स थे कुछ, उन्होंने वहाँ का साइट हैक किया था और काफ़ी कुछ स्टफ़ पोस्ट किया था। सिमिलरली मुंबई की क्राइम ब्रांच है, वो हैक की गई थी। सो ऐसा पॉसिबल कैसे है कि इतनी हाई लेवल की एजेंसीज़, इतनी हाई लेवल के ऑफिसेज़, उनका डेटा सिक्योर नहीं हो पाया? तो हमें वो कैसे सेंस ऑफ वो मिल सकता है कि सेफ्टी हम अपना सेव कर लेंगे, क्योंकि उनके पास हमसे ज़्यादा, मतलब डेटा हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा हम कह सकते हैं कंट्री की सेफ्टी के रिलेटेड, ऐसा कुछ, और स्टिल वो अपना डेटा सेव नहीं कर सके। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर? क्योंकि सपोज हमने क्लिक कर दिया आफ्टर और इवन आफ्टर टेकिंग ऑल दोज प्रिकॉशन, सपोज हमने क्लिक कर दिया और हम विक्टिम बन चुके हैं उसके, हम उससे फिर बाद में खुद को कैसे बचा सकते हैं? एनी वे कि हम सेव कर सके, कोई वायरस ना आए, तो कुछ वे है इसका? मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे आपने वेबसाइट हैकिंग की बात की, ये तो चलता रहता है, क्योंकि जो वेबसाइट्स होती है वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म है, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। कहीं ना कहीं पे वर्नेबिलिटीज़ रहती हैं, कहीं ना कहीं पे हैकर्स जो है एडवांस टूल्स का यूज़ करके वो वर्नेबिलिटीज़, बहुत सारे टूल्स उनके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, काली लिनक्स है, लाइनक्स करके है, और भी उसमें बहुत सारे टूल्स रहते हैं जो कि वेबसाइट अटैक, जो वर्नेबिलिटीज़ फाइंड करने में हेल्प करते हैं। और जब एक बार उनको वर्नेबिलिटी पता चल जाती है तो वो मेन पैनल में जाके वहाँ पे उस वेबसाइट को डिफेस कर सकते हैं। तो ये है कि विद टाइम हमें अपने जितने भी सॉफ्टवेयर है अप टू डेट रखने हैं। जितनी भी एक पर्टिकुलरली कोई भी अगर कोई वेबसाइट है, अगर आप दैट्स प्राइवेट
प्राइवेट वेबसाइट और गवर्नमेंट वेबसाइट, उसकी वर्नेबिलिटीज़ को देखना है, कहीं पे लूप होल्स तो नहीं है कि जो एक अटैकर जो हैकर है उसको एक एसेस पॉइंट दे दे उस वेबसाइट को गेन करने का। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो अगर हम देखेंगे किसी भी ये आप बैंकिंग वेबसाइट्स पे जाइए, चाहे वो कोई भी बैंक है, कोई प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, तो उनने वो सारे सर्टिफिकेट्स, SSL सर्टिफिकेट्स होती है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स होती है, वो उनने सारे इंस्टॉल किए होते हैं। तो ताकि जो भी सर्वर्स है, जो भी इंफॉर्मेशन उनके कस्टमर्स का है, वो कहीं ब्रीच ना हो जाए। तो और विद टाइम वो अपने अपने सर्वर्स को अपडेट भी करते रहते हैं और जो जितने भी उनकी वेबसाइट्स हैं उनको भी अपडेट करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं लूप होल की वजह से, कहीं ना कोई वर्नेबिलिटी की वजह से कहीं ना कहीं कोई अटैक हो जाता है। आइदर वी कॉल इट SQL इंजेक्शन अटैक कर लेता है जो हैकर होता है, या कोई DDoS अटैक कर लेते हैं, तो उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं वो गेन कर लेते हैं। बट फायरवॉल्स यूज़ करते हैं कंपनीज, तो कहीं उन फायरवॉल्स, हनी पॉट्स यूज़ करके उन अटैक से बचा जा सकता है। तो एडवांस वे में जितने आप कोई वेबसाइट चलाते हो तो उतना एडवांस वे में आपको अपनी वेबसाइट को भी प्रोटेक्ट करना है। ओके, और मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम कौन सा है? इसी के साथ जैसा कि हम जानते हैं, लाइक ऑलमोस्ट हर एक इंसान कहीं पे भी वी हैव बीन अ विक्टिम ऑफ बुलिंग, और साइबर, और अगर ये ऑनलाइन हो तो इसको साइबर बुलिंग कहते हैं, ट्रोल्स वगैरह। तो क्या साइबर बुलिंग, साइबर हरासमेंट को एक साइबर क्राइम कहा जा सकता है? क्योंकि साइबर बुलिंग जो है वो एक इंसान के माइंडसेट को बहुत अफेक्ट करता है, उस इंसान की मेंटल स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है। डिप्रेस्ड हो सकता है कोई कांस्टेंट हरासमेंट से ऑनलाइन। इससे कैसे बचा जा सकता है? साइबर रिपोर्ट, मतलब साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जो, उसमें रिपोर्ट कैसे की जा सकती है? सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो यंगर जनरेशन है मोस्टली ये साइबर बुलिंग हम बात करेंगे, साइबर स्टॉकिंग बात करेंगे, साइबर ग्रूमिंग की बात करेंगे, डीप न्यूज़ की बात करेंगे, डीप फेक्स की बात करेंगे। ये इस टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स यंगर जनरेशन के साथ बहुत देखा जाए तो बहुत राइज है, अगर मोस्टली जो गर्ल्स है उनके साथ, क्योंकि जो भी अपनी प्रेजेंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दिखा देते हैं यंगस्टर्स, चाहे हम फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, तो वो उनको अपने जो प्रोफाइल्स हैं उनको प्राइवेट रखना चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर हम साइबर बुलिंग की बात करें, साइबर बुलिंग तभी आपके साथ होगी जब आप किसी अननोन पर्सन को आप एक अपना फ्रेंड ऐड करेंगे। अगर हम देखा जाए, अब जब हम एक जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जो सर्वे कर रहे हैं, तो जो मोस्टली जो गर्ल्स है दे गो फॉर द लाइव चैट। तो लाइव जब जाते हैं तो दे फेस सच टाइप ऑफ कमेंट्स, मतलब दे आर बीइंग हरास्ड, दे आर बीइंग ट्रोल्ड ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। चाहे हम फेसबुक लाइव की बात करें या इंस्टाग्राम लाइव की बात करें, तो दे शुड अवॉइड एडिंग दोज सच पीपल हु कैन कॉज सच बुलिंग। तो एक बुलिंग का भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। अगर आप सर्वेज की बात करें तो इसमें सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ जाती है। एक जब ये पीक लेवल पे चले जाता है, इसमें सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ जाती हैं। तो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो अपने जितने भी किड्स हैं उनको देखें, उनके जो बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखें, और ना ही अगर अपार्ट फ्रॉम दैट उनके जो प्लेटफॉर्म्स है उनको देखने के बावजूद उनके सोशल उनका मतलब बिहेवियर कैसा है टुवर्ड्स फैमिली, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो किसी हद तक वो भी बता सकता है। और कोई साइकोलॉजिकली एक साइबर बुली हुआ है, वो साइकोलॉजिकली उसके दिमाग पे एक ऐसा इम्पैक्ट आ गया है, तो उसकी जो मतलब डे टू डे डीलिंग्स रहती है फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, उसमें चेंज आएगी। तो पेरेंट्स को उस चेंज को कंसिडर करके एक इनिशियल स्टेज में ही किसी अच्छे साइबर साइकोलॉजिस्ट होते हैं हमारे यहाँ पे, तो उनको कंसल्ट करके वो उस डिप्रेशन से उनको निकाल सकते हैं, जो एक साइकोलॉजिकल वे में उसको इम्पैक्ट किया है, तो उससे बाहर निकल सकते हैं वो। अगर हम साइबर स्टॉकिंग की बात करें, साइबर स्टॉकिंग भी होती है, बहुत सारे लोग मतलब साइबर स्टॉकिंग का विक्टिम होते हैं। तो साइबर स्टॉकिंग की सेम यू शुड नॉट अलो एनीवन। एक ऐसा नहीं है कि आप क्रेज में आ जाएं और एक फैसिनेशन में आ जाएं कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, इतने फ्रेंड्स हैं, तो उन फ्रेंड्स के कंपटीशन में आके आप स्टॉक हो जाएं या साइबर बुली हो जाए, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है।
सो इनको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते ऐसे साइबर क्राइम में। हाँ, ये एज ए क्राइम, चाहे वो साइबर बुलिंग है, चाहे साइबर स्टॉकिंग है, चाहे हम कह सकते हैं साइबर ग्रूमिंग है, या वी कैन से दैट वन मोर टर्म इज देयर, रिवेंज पॉर्न इज देयर, लव स्कैम्स आर देयर। तो इन इस टाइप ऑफ जो जितने भी क्राइम्स हैं, यहाँ सेक्सटॉर्शन स्कैम्स हैं, तो जो भी ये है दे आर कैटेगराइज्ड इन द साइबर क्राइम। इनके डिफरेंट सेक्शंस है, डिफरेंट लॉज है। अगर कोई भी पर्सन he has been a victim of cyberbullying, cyber stalking, cyber sextortion or revenge porn, he or she should file a complaint without any delay। और ये है कि कोई भी जो भी कन्वर्सेशन होती है जिसमें कन्वर्सेशन में उसको साइबर बुली किया जाता है, उसके स्क्रीन रिकॉर्ड्स, उसकी कन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट लेके दैट कैन बी प्रूव्ड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो वो सारे एविडेंस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को जाके दे सकते हैं। अगर कोई एनॉमसली भी साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना चाहता है तो MHA की जो एक इनिशिएटिव है उनका, मतलब उनने एक पोर्टल बनाया है cybercrime.gov.in पे जाके एक आप एनॉमसली भी एक साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप साइबर बुली हुए हैं या साइबर स्टॉक हुए हैं, आइदर यू हैव बीन विक्टिम ऑफ रिवेंज पॉर्न और सेक्सटॉर्शन, यू कैन गो एंड लॉन्च ए कंप्लेंट देयर। Okay, online only. So, and similarly, anonymously. कभी आप चाहते कि आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, हाँ, इंडिया में एक अलग केस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे चाहते हैं जो कि सेक्सटॉर्शन या रिवेंज पॉर्न का एक विक्टिम होते हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए, तो दे कैन फाइल कंप्लेंट एनॉनिमसली, ताकि उनकी जो आइडेंटिटी है वो एक सेफ रहे और कहीं डिस्क्लोज ना हो। क्योंकि एक रेपुटेशन लॉस रहता है, एक डर रहता है कि अगर मैं कहीं कंप्लेंट करने जाऊं तो कहीं मेरा नाम बदनाम ना हो जाए। तो रेपुटेशन लॉस से बचने के लिए एक आप एनोनिमस वे में भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब जितने भी यंगस्टर्स है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं घरों में, चाहे वो फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, नर्सरी में पढ़ते हैं, और भी अदर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो जितनी भी उनकी डिपेंडेंसी है ड्यूरिंग कोविड टाइम, तो वो फिजिकल वर्ल्ड में उतनी नहीं है जितनी कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे है। उनकी एजुकेशन भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे है, उनका एंटरटेनमेंट भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आ गया है। वो हमेशा अपने डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ गया है। तो पेरेंट्स को एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स उनको अपनी बच्चों की सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो फिजिकल वर्ल्ड में अपने बच्चों की सेफ्टी के बारे में एक पर्टिकुलर है, तो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो एक बहुत डेंजरस प्लेटफॉर्म है, तो उसमें भी जो पेरेंट्स हैं उनको एक रोल प्ले करना चाहिए। उनको ऐप्स डाउनलोड करनी चाहिए। मैं एक ऐप का नाम बताना चाहता हूँ, गूगल फैमिली लिंक करके एक ऐप है कि वो अपने आप फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं जितने भी आपके बच्चे हैं घर में। अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनके डिवाइसेस उनके साथ कनेक्ट करके एक बार वो कनेक्ट हो जाएंगे तो आप उनका स्क्रीन टाइम मॉनिटर कर सकते हैं। जब वो कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, कोई गेम डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि जो ऐप्स है वो भी आपके अकॉर्डिंग टू योर एज बनाई जाती हैं, और जो आपकी गेम्स है वो भी अकॉर्डिंग टू योर एज होती है। चाहे हम कोई भी, बहुत सारी जो ऐप गेमिंग ऐप्स है, गेम्स है, वो वायलेंट है, वो एक वायलेंस, एक वो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती है बच्चों को। अगर वो वायलेंस की गेम्स में आ जाते हैं तो उसी वे में, साइकोलॉजिकल वे में जब वो इम्पैक्ट करते हैं, तो रियल वर्ल्ड में भी वो वही करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ को देखने के लिए, चाहे स्क्रीन टाइम है, चाहे गेमिंग ऐप है, चाहे कौन सी वेबसाइट है, बहुत सारी इनऑपरेटेड वेबसाइट्स है जिसपे बच्चे एक्सेस कर सकते हैं और कंटेंट देख सकते हैं। तो उस सब को मॉनिटर करने के लिए गूगल फैमिली लिंक करके एक ऐप स्टोर में एक ऐप है, उसको वो डाउनलोड करें, उनके बच्चों के अकाउंट्स उसके साथ लिंक करें, और वो सब चीज़ें वो मॉनिटर कर सकते हैं। आपका बच्चा कब कौन सी ऐप डाउनलोड कर रहा है, तो उस वक्त उनको उस जो आपका मोबाइल है उस पर जो पेरेंट का मोबाइल है उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका बच्चा ये ऐप डाउनलोड करना चाहता है, तो आप उसको एक्सेस अलो करना देते हैं वो ऐप डाउनलोड। तो अगर आप अलो कर देते हैं तो वो तभी उसमें इंस्टॉल कर पाएगा। और अगर आप उसका चाहते हैं कि इसका स्क्रीन टाइम 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यू कैन एट योर फिंगर टिप यू कैन लॉक द डिवाइस। समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे एक्सपर्ट मिस्टर विकास राजदान ने कहा, आपको उसी टाइम जाके रिपोर्ट कर देना चाहिए। एनोनिमसली करना चाहे तो आप एनोनिमसली कर सकते हैं, बट अगर आपको अपनी रेप्यूटेशन के ख़राब होने का डर है तो
तो ये मत सोचिए कि नहीं अब हो गया जो हो गया, मैं घर पे रहूँगा, मैं घर पे रहूँगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। जाइए और उसी टाइम एक्शन लीजिए, बिकॉज़ आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बट आपको वो करना ही क्यों है, वो काम ही क्यों करना है जिसकी वजह से आपको इतना सफ़र करना पड़े। अपना प्राइवेसी मेंटेन कीजिए, थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही कि स्मार्टफोन्स यूज़ करने वाले आप भी स्मार्ट है। स्मार्टफोन्स आर नॉट गोना लाइक, वो आपको बीट नहीं कर सकते, आपकी स्मार्टनेस को बीट नहीं करेंगे। जब तक आप एक फुलिश मूव नहीं उठाएंगे तब तक आपको कोई हार्म होगा ही नहीं। सो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप आपको इससे जानकारी मिली होगी। आई होप आप समझे होंगे साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम से बचा कैसे जा सकता है, ठीक प्रकार से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, अगर आप विक्टिम बन गए तो उससे निपटना कैसे है, ये सब के बारे में आपको समझा होगा। सो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई होप कि आपसे जल्द मुलाकात होगी। और आपका बहुत बहुत थैंक यू कि यू गेव अस टाइम। वी शुड ऑल प्लेज टू मेक ऑल पीपल साइबर अवेयर। जितने भी नेटिजन्स हैं, जितने भी अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, दे शुड बी मेड अवेयर। ये खाली ये नहीं है कि मैंने ही अवेयरनेस चलानी है, सब अवेयर रहें, सब बाकियों को भी, अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में सबको अवेयर करें। क्योंकि जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी, क्योंकि जितना भी यूथ जो नेट सीजन है, चाहे वो यूथ है, चाहे यंगस्टर्स है या ओल्डर पीपल हैं, तो वो अवेयर रहें। कोई भी चाहे उनको स्मिशिंग कॉल SMS के वे से या फिशिंग लिंक्स आते हैं या विशिंग वॉइस कॉल कहीं किसी कंपनी के बिहाफ से आती है, तो वो उनको पूरा ध्यान रहे कि ये हमारे साथ एक फ्रॉड करने जा रहे हैं। जो स्कैमर है, जो फ्रॉडस्टर है, वही ये सब कुछ कर रहा है, चाहे वो लिंक्स भेज रहा है, चाहे वो SMS भेज रहा है। तो कभी भी उन लिंक्स पे क्लिक ना करें। एक ट्रस्टवर्दी, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होके भी अगर आप एक साइबर क्राइम का विक्टिम बन चुके हैं तो साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें, ताकि रिपोर्टिंग से ही जो कल्प्रिट्स है उनको बुक किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू।